कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। कहीं ना कहीं आग जरूर होगी तभी धुआं उठा होगा। बिहार में राजनीतिक भविष्यवाणी को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। राजनीति के जानकार कई तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं और उन भविष्यवाणियों में एक भविष्यवाणी बहुत तेज़ी से और ज़्यादा मजबूती से तैरने लगी है। बिहार के सियासी गलियारे से लेकर के आम लोगों के जेहन तक ये बात पहुंच गई है कि जल्दी ही चुनाव होंगे। 2021 में बिहार में चुनाव संभव है। इस बात की ज़्यादा चर्चा तब से शुरू हो गई है जब से तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मिल कर के आए हैं और अपने पुराने स्टैंड में थोड़ा सा बदलाव किया है। समीक्षा बैठक के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे और वहां उन्होंने चुनाव की बात करके एक नया सियासी शब्द छोड़ दिया या कहा जाए तो बयान दे दिया, जिसको लेकर के अब सत्ता में बैठे नेताओं और जो लोग एनडीए में शामिल हैं उन लोगों के लिए कहा जाता है ना कि पेशानी पे बल पड़ जाना, वो डाल दिया है। अब इसको लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई हैं। इस पर जीतन राम मांझी के बयान ने और ज़्यादा मजबूत पकड़ बना दी है। आपको पता है कि जीतन राम मांझी अक्सर इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं जिस बयान का राजनीतिक अर्थ भले ही हो या न हो, राजनीतिक उसके मायने मतलब निकलें या न निकलें, लेकिन वो अपनी पार्टी और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कई तरह के प्रयास और बयान देते रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए में दोनों में उनका नाता रहा है। दोनों से ही उन्होंने कुछ न कुछ प्राप्त किया है। हालांकि शुरुआती दौर में जब 2014 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, तब से लेकर के एक बेहतरीन चर्चा की बात करें या फिर बिहार के राजनीति में चर्चा की बात करें तो जीतन राम मांझी चर्चा का विषय बने हुए हैं और एक स्थापित दल के साथ साथ वो अलग अलग खेमे में रहे हैं। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को उस बयान का पर भी बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव तो 2021 में होंगे ही होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने जो बात कही है और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो जदयू कह रही है, तीनों बातों का मतलब निकालिए। इस बीच में आपको बता दें कि मुकेश सहनी बिल्कुल संट हैं। इन सब मुद्दों पर मुकेश सहनी का कोई भी बयान नहीं आया है। मुकेश सहनी के बारे में भी आप जानते हैं कि वो महागठबंधन में लंबे समय से थे। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना जरूरी है कि ये सभी लोग जो हैं, आप भले ही समझ रहे हैं कि ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन सियासत और सत्ता के लिए ये कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हमारे आपके बीच में चाहे जितना भी मजबूरियां रही हो, इनके साथ कोई मजबूरी नहीं होती है। कभी भी ये किसी भी खेमे में जा सकते हैं। आपको याद होगा, शुरुआत कीजिए ना आप, जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार से ज़्यादा उनका कोई करीबी नहीं था। लेकिन एक साल के अंदर ही जब नीतीश कुमार ने कुर्सी से हाथ खींच लिया और उनके नीचे से कुर्सी खींच ली, तो आपने देखा होगा कि उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं था। तुरंत एनडीए की तरफ भाग गए, जहां से अलग होकर के नीतीश कुमार आए थे और वहां से नीतीश कुमार पर हमलों का और तीर तलवार से इतना वार किया, शब्द बाणों से इतना प्रहार किया कि आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार को उन्होंने नकारा साबित करने का प्रयास किया। महागठबंधन में फिर आए, एनडीए के साथ उनकी नहीं पटी। 2017 में वो पुनः चले आए महागठबंधन के साथ, और महागठबंधन के साथ आने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार जब दूसरे खेमे में चले गए तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया। 2019 का चुनाव महागठबंधन के साथ लड़े, अच्छी खासी उनकी प्रतिनिधित्व मिली थी, लेकिन कोई भी सीट जीत नहीं सके। मुकेश सहनी का लगभग वही बात था। मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 और 2015 के चुनाव में बहुत मजबूती के साथ खड़े थे, स्टार प्रचारक भी थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सहयोग सहारा दिया था, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं रह पाए, महागठबंधन में आए और महागठबंधन के साथ उन्होंने 2019 और 2019 का चुनाव लड़ा। 2019 के चुनाव के लोकसभा में उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और नई पार्टी बनाने के बाद भी उन्हें प्रतिनिधित्व अच्छा खासा मिला था। पर 2019 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं उन्हें मात मिली
2020 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जिस तरह का रिएक्शन दिया और जिस तरह का एक्ट किया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया। 11 सीटें भी मिली। अब उनके 4 विधायक हैं, उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं। जो सीटों का तालमेल हुआ था उसमें 11 सीटें उन्हें मिली थी, जिसमें अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार लगभग खड़े थे। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के पास मंत्रालय तो है और वो भारतीय जनता पार्टी से अलग भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बाध्यता है। इन सब के बीच में जीतन राम मांझी जिस तरह से अपनी पार्टी को लेकर के खड़े हैं और नीतीश कुमार के प्रति अपनी आस्था बता रहे हैं, एक लंबे समय के बाद ये सब कुछ हुआ है। महागठबंधन में कहा जा रहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने और कई तरह की बातों को लेकर के वो अलग हुए थे। उसका फ़ायदा भी उन्हें मिला कि 4 सीटें वो जीत करके आए, जबकि 2014 और 15 में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। 2015 के चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए जीतन राम मांझी मात्र 1 सीट जीत पाए थे। इन सब के बाद अब जीतन राम मांझी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हाँ 2021 में चुनाव होंगे, उसके मायने क्या है? भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि 5 साल तक कोई भी चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। जदयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम ये सरकार 5 साल तक ले करके जाएंगे। हालांकि यही बात अगर नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाए तो नीतीश कुमार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है और नीतीश कुमार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि कैसे वो बिहार की जनता के बीच अपना एक बार फिर से सुशासन वाली छवि को बरकरार कर पाए। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार कई तरह के योजनाओं पर उनकी अब मुहिम शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा किस तरह से 7 निश्चय योजना को अमली जामा पहनाने और उसे ज़मीन पर उतारने, उस पर कड़े एक्शन लेने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कहा जा चुका है कि अब जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे इन सब कामों के बीच में, उन लोगों पर, सारे लोगों पर करप्शन के किसी भी तरह के छोटे से छोटे कार्यों के लिए भी दंडित किया जाएगा। इन सब के बीच में चुनाव की बात करके जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं जहां एक तरफ एक बयान दे दिया, वहीं जीतन राम मांझी ने बड़ी ट्रिक से इस बात को कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव तो होंगे पर मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो चुनाव 2021 में होना निश्चित है, अवश्यंभावी लग रहा है, पर ये जो चुनाव होंगे ये मध्यावधि नहीं बल्कि उपचुनाव होंगे। और उपचुनाव क्यों होंगे उसका भी उन्होंने पूरा हवाला दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बेचैनी आरजेडी कांग्रेस के नेताओं में है, उसे देखकर साफ प्रतीत होता है कि चुनाव तो होने ही हैं। कई नेता, कई एमएलए संपर्क में हैं हमारे, और वो जब आरजेडी छोड़ करके आएंगे, दल बदल करेंगे, तो निश्चित रूप से चुनाव तो होंगे ही, लेकिन उपचुनाव होंगे। इसकी पूरी तैयारी और पटकथा लिखी जा चुकी है। अब ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा चिंता का कारण उन्होंने दे दिया है। जहां एक तरफ ये समझा जा रहा था कि जीतन राम मांझी पाला बदल करके और उन्हें बहुत कुछ अगर मिलता है महागठबंधन से तो वो बदल सकते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने उससे भी मजबूत दावा कर दिया है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 14 जनवरी का इंतजार कीजिए। 14 जनवरी के बाद बहुत कुछ होने हैं, और बहुत कुछ होने हैं का मतलब आप समझ रहे हैं। इसमें बहुत सारा छोटा पॉइंट्स है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि कम से कम नीतीश कुमार के पास 12 ऐसे सीट हैं जिस पर वो कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं। विधान परिषद के लिए 12 लोगों को वो मनोनीत करा सकते हैं राज्यपाल से, ये उनका स्वाधिकार है। अब इस स्वाधिकार को लेकर के अगर जीतन राम मांझी इन बातों को कह रहे हैं, जिसका कि एक लंबे समय से लंबित है, और नीतीश कुमार लगातार इन सब बातों को लेकर के बड़ा ही चुपचाप हैं, और जब नीतीश कुमार चुपचाप होते हैं तो फैसले बड़े होते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो जीतन राम मांझी का, जो कि हाल फिलहाल में अस्वस्थ चल रहे थे, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी वो रिकवर कर रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने एक बात तो कह दी है कि एनडीए की नई सरकार जो
बनी है वो लंबे समय तक चलेगी, और जो लोग सपना देख रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। साफ तौर पे उन्होंने उन सारे नेताओं के उस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि ये सरकार 5 साल तक चलने वाली है। अपने कुनबे को बचाने का अब और अस्तित्व की लड़ाई का संकट झेल रहे आरजेडी और कांग्रेस अपने कुनबे को बचाएं। जीतन राम मांझी के इस बयान का बड़ा मायने है, और अगर जीतन राम मांझी के इस बयान में ज़रा सा भी कुछ है तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में बहुत कुछ अभी बिहार की राजनीति में होना बाकी है। जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, वहीं जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए एक नया सोच दे दिया है और चिंता भी दे दिया है, खास करके कांग्रेस और आरजेडी के लिए। कैसा लगा भोरे भोर का ये एपिसोड आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, लगातार हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ठंड बढ़ गई है, ठंड में खुद को तो बचाएं ही, और उनके साथ साथ जो लोग सड़कों पे हैं, असहाय हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उन लोगों के लिए भी सोचना हमारा और आपका कर्तव्य है। सरकार क्या कर रही है आपसे छुपा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। उन लोगों को ढूंढ कर खोज कर हम इस ठंड में उन्हें गर्म कपड़े और खाना देने का एक मुहिम चलाते हैं। हमारा ये मुहिम 31 दिसंबर तक चलता है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो जो नीचे UPI नंबर है उस पर आप सहयोग कर सकते हैं। गर्म कपड़े देने के लिए भी आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना पता बता दीजिए। जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं व्हाट्सएप में हमें अपना पता बताएंगे तो हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं जा कर के आपके पास से कलेक्ट कर लेंगे। असहायों का सहायता से बड़ा कोई भी सवाब नहीं होता है। आइए इस सवाब में हम सब जुड़े और अपने अपनों का, जिनके पास साधन नहीं है, उन्हें सहयोग करें, उनके कष्ट को थोड़ा कम करें। मानवता का सबसे बड़ा धर्म यही है। यदि आप हमारा भी इस सच्ची पत्रकारिता का साथ देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो UPI नंबर दिया हुआ है, आप हमें भी सहयोग कर सकते हैं। हम लगातार सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे हैं। चाहे कोरोना काल में हमारे द्वारा लगातार 70-80 दिनों तक लोगों को खाना का पैकेट बांटना हो या फिर अलग अलग तरह से उनकी मदद करनी हो, हमारा प्रयास जारी रहा है। इस प्रयास में आपका सहयोग लगातार निरंतर मिलता रहा है। भारत लाइव लगातार आप सभी सहयोगकर्ताओं का नाम भी बताती जा रही है। आइए मिल करके हम एक अपने समाज और अपने अपनों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।